कोलकाता खिलाफत कमेटी का एक तारीखी कदम 45 स्टूडेंट्स को एजाज़ से नवाजा गया और तालिब इल्मों को मोटिवेशनल सुनाई गई। आइए समाप्त करते हैं स्पीकर्स ने क्या कुछ कहा। सर, जस्टिस गंगुली जिसने वो सॉफ्टवेयर डेवलप किया था ना, वो एक ऐसी माँ का बेटा था यूक्रेन की, जिसका बाप माँ को मारता था और ठीक से खर्च नहीं उठाता। तो माँ ने तंग आकर माइग्रेट किया था अमेरिका, और वहाँ जो गरीबों को खाना मिलता है, ये माँ बेटे वहाँ खाना लेके कुछ मजदूरी कर लेते थे। तो खाना जो बांटती थी खातून, वो बहुत हिकारत से ये भी होता है ना, जो चंदा ला के लोगों को देते हैं वो भी इस अंदाज से देते हैं जैसे यही बड़े वक्त के फकीर हैं, तो उनको देने वालों को ह्यूमिलेट करते हैं। उसने जब वो एंड्रॉयड फ़ोन पर सॉफ्टवेयर डेवलप किया तो जब बहुत पॉपुलर हुआ और उसको जब एप्पल ने ख़रीदा, तो उसकी कीमत क्या है अंदाज़ा इस तरह से कर सकते हैं कि पाकिस्तान के टोटल बजट से ज़्यादा उसकी कीमत थी। इतनी कीमत एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम की, और ये सॉफ्टवेयर प्रोग्राम उसने एंड्रॉयड फ़ोन पर बनाया। और औरत का जो मैंने जिक्र किया, उसने कहा ये डीलिंग जो होगी किसी 5 स्टार में एक कारपोरेट बिल्डिंग में नहीं होगी जहाँ वो गरीबों को खाना बंटता है, वहाँ होगी। और वहाँ पर उसने इतना बड़ा एग्रीमेंट किया और उस खातून को बताया कि तुम जो हमको झिड़कती थे, आज हम यहाँ खड़े हैं। इसलिए आप तवक्को करने के बजाय अपनी गैरत को आवाज़ दीजिए। मैं अपने स्कूल्स की इंतज़ामिया से, अपने टीचर्स से, अपनी पेरेंट्स से, सभी से दरख्वास्त करूँगा कि अपनी नस्लों की आबियारी अच्छी से कीजिए, कम खाइए, कम रसूमात कीजिए, लेकिन बचत करके उनको खूब से खूब टैलेंट डेवलप कीजिए। ये ओपन मार्केट जहाँ चैलेंज थ्रेट है, वहीं ये चैलेंज भी है। आपको यहाँ अगर ख़तर नहीं होगी तो कहीं और ख़तर हो जाए, लेकिन आपकी मेहनत आपके काम आएगी। बहुत शुक्रिया। लेकिन हमारे बहुत से ट्रेडिशंस में से एक ये भी है कि हम इक्वल जस्टिस नहीं कर पाते, और इस्लाम पे बहुत से एतराज़ात में से एक एतराज़ ये भी है कि ये जेंडर बायस है। लेकिन मैं एक रिसेंटली एक किताब आई मुहद्दिसात के नाम से, अकरम नदवी साहब, वो ये कहते हैं, उन्होंने कोट किया है कि हमारे पास इस्लाम में हदीस के इल्म का एक स्पेशल इल्म है, उसको ऑथेंटिकेट करने का, और वो इल्म जो है किसी के पास नहीं। उस इल्म के एतबार से जो लोगों ने हदीस पहुंचाई है, उसमें उन्होंने 1552 विमेन टीचर्स का जिक्र किया जो हदीस की इमाम थी, 1552। और इमाम ज़हाबी कहते हैं, जिन्होंने उस पर जिरा की है, वो कहते हैं मर्दों में से तो झूठे बहुत पाए गए, औरत एक झूठी नहीं पाई, एक औरत। तो ये जो विमेन स्ट्रेंथ है, ये बेटर हाफ को या निस्फ तादाद को हम निगलेक्ट नहीं कर सकते, बहुत सी रिवायात के नाम पर निगलेक्ट नहीं कर सकते। अगर ये गोदे रोशन नहीं होंगी तो नस्लें रोशन पैदा नहीं होंगी। नस्लों को रोशन रखना है तो आप इन गोदों को मनोवर कीजिए। इसलिए जब आप कंसिडर करें बच्चों को, तो अपनी बच्चियों को भी कंसिडर कीजिए। आखिर में सिर्फ इसी एहसास के साथ कि चाहे कितना ही हो, लेकिन कोई भी मुस्तकिल रहने आया नहीं, कोई हुकूमत आई हो, कोई मुस्तकिल रहने आया नहीं है। हुकूमतें आती हैं, जाती हैं। भारत था और भारत है, और भारत को ये हैसियत हासिल है कि अब भी ये विश्व गुरु है, मोदी जी के बनाने से नहीं, बल्कि ये भारत की स्ट्रेंथ है। और आज भी भारत जो है वेरी नियर फ्यूचर वाकई ये वर्ल्ड की यानी सेलेक्ट इकोनॉमी और थर्ड इकोनॉमी होगा। लेकिन आज भी यानी स्पेस में, IT में और आपके मुख्तलिफ डिफेंस में भारत दुनिया भर में तीसरे और चौथे मकाम का मुल्क है। और भारत को इम्तियाज़ ये हासिल है कि भारत में सबसे ज़्यादा यूथ पाए जाते हैं, और नस्लें आप देखते होंगे ना, अक्सर जो अंग्रेज आते हैं ना, तो किसी गोद में बच्चा नहीं रहता, बगैर नस्लों के फिर रहे हैं। तो फ्यूचर में बूढ़े जमा हो रहे हैं और यूथ वहाँ से उनपा हो रहे हैं। तो यहाँ पर अगर यूथ है तो भारत में, और भारत में सबसे ज़्यादा किसी कम्युनिटी में है तो मुसलमान हैं। अब ये यूथ को अगर हमने ठीक से पिकअप किया
तो 2047 तक दुनिया भर की सर्विंग स्ट्रेंथ में भारत के यूथ दुनिया भर के 20% से दुनिया में जितने लोग सर्व कर रहे होंगे उसका 20% भारत में होगा। तो इसलिए आप इस स्कोप को सामने रखिए कि आप इतनी स्टडी कीजिए कि कोई आपको कॉम्पीट ना कर सके। इसलिए कि इस्लाम का तसव्वुर इल्म जो है ना, मुझे सबसे अच्छी तारीफ मौलाना इब्न क़य्यिम अल-जौज़ी की है। इब्न क़य्यिम अल-जौज़ी कहते हैं कि तक़लीद इल्म नहीं है, जस्ट फॉलो करना क्या लिखा था उसकी भी तौफीक नहीं होती, लेकिन जो लिखा जा चुका वो तो तक़लीद है। कहते हैं कि रिसर्च इल्म है, तक़लीद इल्म है। जिसने लिख दिया वो नॉलेज है, जो सर्च होता रहेगा वो इल्म है। तो जो लोग ये तसव्वुर तो लोगों को फिर लिंचिंग करने की बजाय उनका सत्कार करके उनको राष्ट्रपति भवन ले जाकर बिठाना पड़ेगा कि वो हम चाहते हैं कि कम्युनिटी इस देश की ज़रूरत बने, देश की तवक़्क़ुआत उम्मीदें इस कम्युनिटी से हों, इसलिए कि इसका मनसब ही ये है, ये उम्मत ही खैर उम्मत है। पर इसमें जो यानी तस्वुरात है, हमारे बहुत से तस्वुरात वो बहुत मस्त हो गए हैं। यहाँ पर क़ारी साहब भी तशरीफ़ रखते हैं, नबी साहब भी हैं। एक प्रॉब्लम ये भी हो गया है कि तस्वुर दीन में दीनी और असली तालीम अलग अलग कर दी गई। हालांकि आप अगर माजी करीब में अब भी अगर आप देखेंगे कि साइंस जिन साइंटिस्ट की बुनियादों पर आज भी खड़ी है, तो वो स्टालवर्ड्स जो हैं मुस्लिम हैं। अविसिना को अविसिना कह सकते हैं, और आप अल-ख़वाज़िनी को अलगोरिथमी कह सकते हैं। लेकिन आज की आईटी की आईसीटी की दुनिया की बुनियाद में जो मैथमेटिक्स है, वो मैथमेटिक्स का वही बदलाव तलफ़ुज़ है जिसको आप अलगोरिथम कहते हैं। मोहम्मद बिन मूसा अल-ख़वारिज़मी, इसने अपनी बिल्कुल नौजवानी में मैथ्स पर इतनी मेहनत की थी, और उस वक्त बगदाद में जो बैतुल हिकमा के नाम से रिसर्च लाइब्रेरी हुआ करती थी, वो स्कॉलर्स ही के लिए महफूज थी। जब वो लड़के ने अप्लाई किया तो उसकी उम्र देखकर उसको एंट्री नहीं थी कि बड़े स्कॉलर्स में तुम किधर आ गए। तो उसने एक रिसर्च पेपर लिखा, और रिसर्च पेपर लिखकर वो सारे स्कॉलर्स को सर्कुलेट किया। तो स्कॉलर्स ने जब पेपर पढ़ा तो उन्होंने कहा कि इतनी अच्छी रिसर्च किसने की जिसको हम नहीं जानते। और जब उसको इनवाइट किया गया तो फिर रास्ते पर रोक दिया गया कि लड़का कहाँ से आ गया। तब उसने कहा कि पेपर मेरा है। अब जब उसने पेपर को क्लेम किया तो लोगों को डाउट हुआ कि इतना टैलेंट कैसे हो सकता है। तो लोगों ने उस पर क्रॉस क्वेश्चन किए, और वो क्रॉस क्वेश्चंस का जब उसने सेटिस्फैक्टरी जवाब दिया तो उससे समझ में आया कि ये मोहम्मद मूसा अल-ख़वारिज़मी है। और वो सिस्टम उसके बाद में रिसर्च और थीसिस का और वाइवा का प्रोसेस बना कि क्रॉस क्वेश्चन करो, सिर्फ सबमिशन से नहीं होगा। उस मोहम्मद बिन मूसा की मैथमेटिक्स पर आज का आईआईटी खड़ा हुआ है। अब इस आईआईटी पर मैं अपने स्टूडेंट्स से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि चाहे सिचुएशन कुछ भी हो, यहाँ पर मंत्री जी कह रहे थे तो बहुत अच्छा है, बंगाल की सिचुएशन एज कंपेयर टू अदर स्टेट्स अच्छी है, लेकिन ऐसी अच्छी नहीं है कि ये ठीक से खड़े हो सके कम्युनिटी। इसलिए सब दुनिया ये भी जानती है भारत में कि भारत में इतनी बड़ी पॉपुलेशन के बावजूद उनका सोशो इकोनॉमिकल एजुकेशन स्टेटस क्या है। इसलिए तवज्जो और हक़ तो बहुत है, लेकिन हम ये कह रहे हैं, इस वक्त भी एक कमेंट करते हुए आगे चलें कि नेशनल लेवल पर विश्व गुरु बनने की बातें, आत्मनिर्भर होने की बातें अच्छी लगती हैं, और विश्व गुरु आप बना सकते हैं, लेकिन मासेस को नहीं बना सकते। आप इंडिविजुअल्स को बना के अडानी कर दे सकते हैं। कोई अचानक उठकर अडानी हो सकता है और दुनिया का रिचेस्ट आदमी हो सकता है, लेकिन आम मासेस को बनाने की आपकी बिल्कुल तैयारी नहीं है। वो जो शशि पांडे जी ने कहा कि इंक्लूसिव अप्रोच तो है ही नहीं, हो कैसे सकता है
जो लोग दूसरों को इंसान नहीं समझते हो वो सबको अवसर कैसे देंगे। लेकिन यहाँ पर यह है कि जो दावा है जो जीडीपी का 4.42% खर्च करने का, तो सेंट्रल इस दावे में 6% खर्च करने का, तो 4.42% खर्च करता है। और वो 4.42% में भी सिर्फ 4% जो है, टोटल 4% स्टेट्स का है और जस्ट 0.42% सेंटर का है। 4.42% में जस्ट 0.42% सेंटर का है। ये 0.42% में भी एजुकेशनल सेस शामिल है। इससे आपको समझ जाइए कि नई पॉलिसी के तहत जो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, तो अब लोगों को ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज जाने की ज़रूरत नहीं है। वो सब अपने अपनी दुकानें लेकर आ रहे हैं, लेकिन उन दुकानों तो अगर रसाई अगर होगी तो उनकी होगी जिनके जेब में पैसा है। तो हम मैसिवली इसको कॉम्पीट नहीं कर सकते। लेकिन खिलाफत कमेटी से बहुत ही हम्बल रिक्वेस्ट ये है कि अब वो इसके लिए वर्कआउट करें कि वो सिलेक्टेड बच्चों को सिलेक्टेड फील्ड्स में वो उनको वहाँ से उठाएंगे और उठाकर उनको वहाँ तक पहुँचाएंगे जहाँ तक कि उनको सर्व करने के काबिल। मैं पहली बात तो ये अर्ज करूँगा कि खिलाफत कमेटी की तरफ से जो इनिशिएटिव है उसको मैं तकल्लुफ़न नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मुझे कुछ रिक्वेस्ट करनी है और खिलाफत कमेटी से, इसलिए अप्रिशिएट इस माना में कर रहा हूँ कि उन्होंने प्रैक्टिकली अपनी रूटीन के एक्टिविटीज़ से उठकर इन तलबा को अप्रिशिएट करने का, फेलिसिटेट करने का प्रोग्राम बनाया। ये तलबा कम्युनिटी का फ्यूचर है, इसलिए कि सिलेक्टेड लोग ही कुछ कर पाते हैं। कभी भी आप मासेस की तवक्को नहीं कर सकते कि मासेस लीड करेंगे। आप देखिए कि सीरत में हजरतुल वदा के वक्त आप कहते हैं कि तकरीबन 1.25 लाख लोग थे, तो सारे के सारे सहाबा थे। लेकिन आप 1.25 लाख सहाबा के नामों की फहरिस्त नहीं बना सकते। उसमें से चंद सहाबा हैं जिनको आप बहुत अच्छे से याद रखते हैं। और ये एक फितरत है कि जो लोग मुंतखब सलाहियत के साथ सामने आते हैं उनको एक्सेप्टेंस, इज्जत मिलती है। और मिल्लत की कम नसीबी ये है कि अब उसके पास सिलेक्टिव लोगों की तैयारी भी बहुत मौजूद है। इसलिए आज अगर 10th के इन स्टूडेंट्स की बुनियाद को आप पानी दे रहे हैं, तो हमारी दरख्वास्त होगी कि आप इनको उस वक्त तक कामयाबी करें जब तक ये अपने कुछ टारगेट को अचीव नहीं करें। इसलिए कि ये फ्यूचर लीडर्स होंगे तो कम्युनिटी का फ्यूचर बेहतर होगा। मैं खिलाफत कमेटी को इस हवाले से भी आवाज़ दूंगा कि मैं उस पस मंज़र में नहीं जाता। अब तो यहाँ पर हमारे वो साथी नहीं रहे, यानी हमारे लीडर्स मैडम शशि पांजा वगैरह, लेकिन मैं ये रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगा कि खिलाफत कमेटी की तारीख ये भी है कि जो फंड उन्होंने उस वक्त मोबिलाइज़ किया था तहरीक खिलाफत के वक्त, वो फंड ही जो है असास बना था जामिया मिल्लिया इस्लामिया। जामिया मिल्लिया इस्लामिया पहले अलीगढ़, फिर वहाँ से दिल्ली शिफ्ट होकर करोलबाग से फिर ओखला आया। वो जामिया मिल्लिया को आज भी जो है भारत में सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में एक प्रोमिनेंस हासिल है। और उस जामिया मिल्लिया को माइनॉरिटी स्टेटस होने की वजह से मेजॉरिटी स्टूडेंट्स में माइनॉरिटी के स्टूडेंट्स, उसमें एतराज़ करने वाले एतराज़ तो करते हैं, और बात तो होती है सबके विकास की, जस्टिस की। लेकिन आप फिगर्स को कंपेयर करेंगे तो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में, अदर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में मुसलमानों का रिप्रेजेंटेशन एजुकेशन के लिए हार्डली 3% है। पॉपुलेशन क्या है हमारे आपके सामने, लेकिन नेशनल यूनिवर्सिटीज़ में वहाँ पर रिप्रेजेंटेशन हार्डली 3% है। मैं यहाँ इस रिक्वेस्ट को मैंने डेवलप करने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ मिनिस्टर्स में भी जावेद साहब तशरीफ़ रखते हैं। हमारे माइनॉरिटी मिनिस्टर किसी वजह से चले गए,
और जो बजट की उन्होंने बात की, मैं यहाँ पर पॉलिटिक्स की बातें भी नहीं करना चाहता, मैं तो कुछ सिर्फ कम्युनिटी अपलिफ्टमेंट की बात करना चाहता हूँ। और वो बात भी इसलिए नहीं करना चाहता कि कम्युनिटी की बात करके कम्युनल करें, इसलिए कि खिलाफत कमेटी का ये इम्तियाज़ भी है कि गांधी जी को प्लेटफॉर्म एक्सेप्टेंस का खिलाफत कमेटी ने दिया था। गांधी जी ने खिलाफत कमेटी नहीं दी थी, खिलाफत तहरीक नहीं दी थी। खिलाफत तहरीक या खिलाफत मूवमेंट या खिलाफत कमेटी ने गांधी जी को वो जो प्लेटफॉर्म दिया था, उससे भारत में हिंदू मुस्लिम यूनिटी का बहुत मैसिव और इफेक्टिव मैसेज गया। और इसी बंगाल से नेताजी सुभाष चंद्र जी को उनकी हिस्ट्री भी आप देख लीजिए, सबसे मैसिव सपोर्ट अगर किसी ने किया है तो मुसलमानों ने किया है। इवन यूसुफ हबीब बरफानी ने उस दौर में कैश 1 करोड़ प्लस दिया था और जेवर और सारी मिल्कियत दे दी थी। तो आज़ाद हिंद फौज में भी शाहनवाज जी हों या हबीब बरफानी हों, इन लोगों ने दिया है। तो ये खिलाफत कमेटी आइडिया ऑफ इंडिया का बेस है। ये जो है बेसिकली मुसलमानों को कम्युनलाइज करने का प्लेटफॉर्म नहीं। तो जो प्लेटफॉर्म ये कर रहा है, उससे हम ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि इस कम्युनिटी को एम्पावर ऐसे कीजिए कि इसको और जगह जस्टिस मिले ना मिले वो आपकी फील्ड है, आप जाने, लेकिन एटलीस्ट एजुकेशन में वो इतने एम्पावर हों कि इस देश को वो देने के काबिल हो जाए। अगर वो इस प्रोग्राम के तमाम ही मुंतज़मीन और 22 पर जलवा-अफ़रोज़ ज़िम्मेदारान खुसूसन खिलाफत कमेटी के चेयरमैन जावेद खान साहब, नदीम साहब, मौलाना तारिक हुज़ैफ़। तो तब हमने देखा जावेद खान साहब को अजीत पांजा के समय, और वो प्रचार वगैरह होता था और वो काम जो होती, क्योंकि जिस इस्लामिया हॉस्पिटल के बारे में जिक्र किया गया था, उस इस्लामिया हॉस्पिटल के लिए एकदम अजीत पांजा साहब के जो विचार थे और उनकी जो काम थी, उनकी वो सुल्तान अहमद साहब। अब हमारे बीच तो सुल्तान अहमद साहब नहीं है, लेकिन इन एक संग सभा को काम करने की जो मैं सिर्फ देखी हूँ, और उसके बाद मेरे लिए तो एक गर्व की विषय है कि जाने अनजाने में मैं भी राजनीति में आ गई, लेकिन आने के बाद जावेद जो है आज मेरे सीनियर है, लेकिन हम लोग सभी मंत्री सभा में भी उपस्थित हैं, तो एक संग काम करने का जो है बहुत मौका मिलता है हमको। तो जावेद की इस न्योता पे आज सेंट्रल हमारे कलकत्ता खिलाफत कमेटी, जैसे आपने कहा कि ये बहुत ही पुरानी एक ऑर्गेनाइजेशन हम लोग सब जानते हैं, और देश की आज़ादी की लड़ाई में उसकी जो कंट्रीब्यूशन है, इसको भी हम लोग रिकॉग्नाइज करते हैं। ये जानना बहुत ज़रूरी है, इतिहास को जानना बहुत ही ज़रूरी है। इतिहास के बलबूते ही वर्तमान खड़ा है। इस इतिहास को अगर आप गुमराह करने की कोशिश करें, इससे देश की इतिहास नहीं बदलती है। तो ये गुमराह करने की जो कोशिश है, इसको नकारा जा सकता है अगर हम लोग सब उस इतिहास को सही मायने में सही तरीके से जान लें। तो खैर उस इतिहास के संग हम लोग वर्तमान में खड़े हैं, और वर्तमान में खड़े रहते हुए भविष्य को तैयार करने की कोशिश हम सबों की जिम्मेदारी है। एंड जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, ये भी हम लोग को मालूम है। कोशिश रहती है, ये प्रोसेस भी लंबी हो सकती है, लेकिन कुछ जो है हमारे देश की आस्था, विश्वास, सब कुछ जो है हमारी गुरूर ही है, ये लॉ एंड जुडिशरी, उसके ऊपर हम लोग आस्था रखते हैं, विश्वास रखते हैं। उन्होंने कुछ बहुत ही ज़रूरत जो चीज़ें हैं या बातें हैं, उन्होंने अपने स्पीच में कहा। उपस्थित मंच में इमरान साहब भी हैं, जैसे मिसेस फकीरा आती, मिस्टर मुस्तफा फारूक साहब, और एक बहुत ही बड़े टीचर भी हैं, क्योंकि अगर वो वाइस चांसलर है तो टीचर के भी ऊपर अगर कोई है तो वो तो वाइस चांसलर ही होता है, और वो भी NUJS अर्थात नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ ज्यूरिसडिक्शनल साइंसेस, समझिए, जहाँ से आप शुरुआत करेंगे।
तो अगर न्यायाधीश बनना है तो इसको तो टच करना ही पड़ेगा। तो डॉक्टर प्रोफेसर निर्मल कांति चक्रवर्ती वो उपस्थित है। उपस्थित हमारे सामने बहुत ही इम्पोर्टेंट हमारे इस देश के जो पिलर्स हैं, दैट इज द टीचर्स, शिक्षक, आप सभी उपस्थित मौजूद। और आज के खास मेहमान जो है हम लोग ने, खास मेहमान वो हैं जिनको आज हम लोग स्कॉलरशिप देने वाले हैं और उनकी इस सीख के लिए और उनकी इस एजुकेशन प्रोसेस में शामिल होने वाली जो बात है ये बहुत ज़रूरी है। See, when you are educated, nobody will ever deceive you. They will show, if it is white, it is white. If it is black, it is black. If you are uneducated, they will say the white is black and the black is white. इसलिए एजुकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। बंगाली में एक कहावत है, पेटे यदि विद्ये থাকে তাহলে भाते मोरबेन ना। मतलब पेट में विद्या होना चाहिए। पेट में तो विद्या नहीं होता है, लेकिन कहने के लिए दिमाग में होता है विद्या या एजुकेशन। अगर ये एजुकेशन रहे तो ना कोई धोखा देगा आपको और ना कोई, जैसे हमने कहा, गुमराह करे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और एजुकेशन इज एम्पावरमेंट। दिस इज व्हाट आई अंडरस्टैंड। एकदम सही कहा आपने जस्टिस गांगुली ने कि आई शुड एक्चुअली थैंक माई पेरेंट्स फॉर हैविंग गिवन दैट एजुकेशन टू। यही सही है ना। अगर हम लोग पेरेंट्स की जिम्मेदारी जो है बच्चों को पढ़ाने की, जो एक सही मायने में वो दिशा दिखाने, क्योंकि बच्चे छोटे होते, दे कैन नॉट टेक डिसीजंस, सो दैट इंपॉर्टेंट डिसीजन इज टेकन बाय आवर पेरेंट्स एंड गार्जियंस एंड सोसाइटी कंट्रीब्यूट्स टू दैट। सो दैट, इस वजह से हम लोग वी कैन देन, अब इसके बाद जो है हम लोग सीखते हैं, जानते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन हमारी भी जिम्मेदारी रहती है जो सीख नहीं पाते हैं, पढ़ नहीं पाते हैं, पहुंच नहीं पाते हैं स्कूल तक, उन तक पहुंचाना, तो उनको पहुंचाना तो हमारी जिम्मेदारी होगी जो पहुंच चुके हैं। सो इंक्लूसिव एजुकेशन, इसके लिए एजुकेशन कहते हैं क्या, इंक्लूसिव, सबको इंक्लूड करना ही है। सो दैट इज वेयर वी गिव बैक टू सोसाइटी वेयर व्हाट वी गेट फ्रॉम सोसाइटी, एंड सोसाइटी में भी ब्रॉड माइंडेडनेस, हाँ, ये सब होना चाहिए। हम तो यही समझते हैं कि आज के दिन जो एक इंडेक्स निकला है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स, ये सही बात है कि हमारे परिवार अगर ये सोचे कि पहले खाएंगे तब तो पढ़ने के लिए हम लोग मौका मिलेगा, हमारे पढ़ाने के लिए मौका मिलेगा हमारे बच्चों को। सो देयर आर वेरी बेसिक नीड्स व्हिच नीड्स टू बी अटेंडेड। इफ वी आर सो रैंकिंग सो बैड इन द वर्ल्ड इन द ग्लोबल हंगर इंडेक्स, इट इज समथिंग टू लुक एट। अभी के इस एजुकेशन के प्रोसेस में शामिल होने वाली बात बहुत ही महत्वपूर्ण है, और शामिल करने में हमारे गार्जियंस, टीचर्स, इट इज़ नॉट ओनली एनरोलमेंट, इट इज़ टू कंटिन्यू टू बी एनरोल्ड इन द स्कूल। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हम इस साल दिखा लिए कि एकदम 100% एनरोलमेंट हो गया स्कूल्स में, लेकिन सस्टेन करना, अगले साल ये सब बच्चे अगले 5वीं क्लास में गए हैं, एनरोल्ड हुए हैं, फिर दैट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ द स्टडी ऑल्सो एंड इम्पोर्टेंस ऑफ द प्रोसेस। सो एनरोलमेंट एवं सस्टेनेंस ये बहुत ज़रूरी है। और इस यात्रा में सेंट्रल हमारे कलकत्ता खिलाफत मूवमेंट जो है, ये खिलाफत कमेटी जो है, एक मूवमेंट है, मेरे ख्याल में एक मूवमेंट है। जब आज़ादी की ज़रूरत थी आप थे वहाँ। जब आज़ाद हो गया भारतवर्ष, उसके बाद भारतवर्ष को गठन करना, बिल्डिंग, नेशन बिल्डिंग में आप सब थे, जो हमारे प्रीडिसेसर्स थे इस ऑर्गेनाइजेशन के, वो सब थे। और उसके बाद आगे बढ़ाने में भी आप हैं। आप सभी को आज के दिन के लिए हार्दिक शुभकामनाएं, वेरी वेरी बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू। हैव अ वेरी गुड प्रोग्राम एंड अगेन वी विश यू ऑल द बेस्ट, एंड ऑफ कोर्स वी से दैट वी आर ऑलवेज with you because it is a very interesting journey. Education, it's lovely, it's good to be educated. और मैं तो यहाँ आते ही सोची कि इसको खोल लूँ, क्योंकि डॉक्टर मोहम्मद अल अरीफी इतनी सोच देखिए, that is this thought, जब इसमें फोरसाइट होना चाहिए, मैं सिर्फ सोच ही नहीं, उसमें फोरसाइट होना चाहिए, अर्थात उसमें विजन होना चाहिए। आँख तो सभी को है, लेकिन विजन सबको है, तो देख तो लेते हैं, लेकिन विजन है तो that vision has to be there. Thank you so much. Taught freedom movement in our great India. I have heard the Khilafat movement and the emotion that was expressed by my teacher
still now beating in my heart. The movement that still, I think, has its significance, and I am very much glad to receive the invitation from Khilafat Committee Kolkata that make me proud that still now, which we have learned in schools, and the ideals, the goals, the spirit still continuing. So my heartfelt thanks and my regards revert to all who are carrying out these Khilafat committees and its activities. Today, the spirit and philosophy of Khilafat committee, that harmony among the human beings, among the people, among the citizens of India is very much relevant. And to my young students who are not only successful but they have revealed their inner mind and also their capacity to work hard, otherwise this success never comes. No, but success, Honorable Judge Justice Ganguly also mentioned, that is not that you will be a doctor or engineer or some technocrat or the CEO of a big company. It is how you become a man. So institutions means man making, perfection of mind. And for that, Swamiji told, and that was, even if I have read Abdul Kalamji also, he also repeated in many sayings that love to human beings and love to all, whoever may be, and your love can make you to grow and success. Focused. You have to believe on you. You have to have faith on yourself first, that yes, you can do it. Whatever you will desire, that you have to first focus. It is not that I may do, I can be anyone. You have to focus from the beginning, and for that you have to overcome all the struggles in life. And for that you have to be ready in mind that you will overcome all the hardship. And after you believe yourself that you can do that, if you have faith on that, then second thing I will say, that you have to respect not only yourself, you have to respect everybody, you have to respect others. Thank you. Perfect. Thank you. Okay, thank you.